एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, मैं वो चीज डिस्कस कर रहा था। बात को समझिएगा, बात नहीं कीजिएगा। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी में बहुत सारे टर्म्स को, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को हमने अलग अलग डेफिनेशंस के रूप में देखा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन हमने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिसे जीएसटी लिस्ट में नहीं रखा गया है। याद कीजिए, मैंने एक लिस्ट बनवाया था आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर आइटम्स जो है वो जीएसटी लिस्ट में नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं है। जहां मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म बताया था, जीरो रेटेड सप्लाई जो एक्सपोर्ट के टाइम में होता है, और नील रेटेड सप्लाई जो कि विद इन कंट्री होता है। देखिए, जीरो रेटेड सप्लाई इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूं कोई सामान को, जब मैं कोई भी सामान को एक्सपोर्ट करता हूं, किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, तो उस समय गवर्नमेंट जो है हमें सपोर्ट करती है और कहती है कि हम आपसे इस पर कोई आउटपुट टैक्स नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट करने पर जब आप अपनी इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी में गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। आप यहां से भेज रहे हो दूसरे कंट्री, तो एक्सपोर्ट करते समय गवर्नमेंट कहती है कि आप दूसरे कंट्री से जाकर पैसा ला रहे हो, इस अच्छे चीज के लिए मैं आपका टैक्स माफ करता हूं, मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा। एक्सपोर्ट करते समय जो टैक्स नहीं लेती है वो कहलाता है जीरो रेटेड सप्लाई। नहीं लगता। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस समय कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? जीएसटी भी नहीं लगेगा। इंपोर्ट करते समय लगता है, एक्सपोर्ट करते समय नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ, कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, वो एक्सेप्शंस के बारे में हमें आगे पढ़ना है। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिस पर एक्सपोर्ट करते समय भी माइनर टैक्स लगता है, और कौन सा टैक्स लगता है सब बताएंगे। लेकिन मेजॉरिटी समझिए, एक्सपोर्ट करते समय टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगता। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस की बात अलग। इसके बाद आते हैं नील रेटेड सप्लाई। आपने ये सुना होगा कि सर हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसको सप्लाई करने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जैसे मिल्क, दूध। अब मिल्क ऐसा मटेरियल है ना जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेती है, जीएसटी कलेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो वेरी वेरी एसेंशियल गुड्स हैं, वो वेरी वेरी एसेंशियल गुड्स हैं। सब्जी आप खरीदने जाते हो, अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने सब्जी जीएसटी पे करके खरीदा है? नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वो वेरी वेरी एसेंशियल गुड्स हैं। वेरी एसेंशियल गुड्स में गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन रखा है कि इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जी खरीदेगा वो एकदम बिलो, कोई टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है उस पर, जीएसटी चार्ज नहीं होता उस पर। दही, वही मैंने कहा ना, जो वेरी वेरी एसेंशियल कमोडिटीज होंगे उस पर टैक्स नहीं चार्जेबल होगा, जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। जैसे वेजिटेबल्स, सब्जी, सब्जियों पर टैक्स चार्ज नहीं होता है, क्योंकि सब्जी सब खरीदो। पानी पे, पानी पे होता है, पानी पे नहीं होता है, जीएसटी चार्ज नहीं होता है, जीएसटी नहीं होता उस पर। हाँ, अरे इंपोर्ट कर रहे हैं ना वहां से, तो इंपोर्ट करते समय जो टैक्स लगेगा वो तो लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला था कि दैट विल नॉट बी मींस दैट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन जीएसटी लिस्ट। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर। मैंने एक लिस्ट बनवाया था आप लोगों से, वो लिस्ट में मैंने ये भी लिखवाया था कि जीरो रेटेड सप्लाई जो होगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नील रेटेड सप्लाई जो मैंने बताया था उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज मैंने आपको बताया था।
हाँ या ना? इसके साथ ही मैंने क्या कहा था कि जो एग्जम्प्ट सप्लाई होगा, और एग्जम्प्ट सप्लाई के साथ साथ देखिए अब आगे देखिएगा क्या है। देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जम्प्ट सप्लाई पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहीं से हम लोगों को क्लास कंटिन्यू करना है कि सर एक्चुअली थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या, इतने डिटेल में आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है नहीं। थ्रेशोल्ड लिमिट को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या है। बस ये चीज जान लीजिए, आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपके मॉड्यूल में थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बहुत डिटेल वे में नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जानकारी तो होनी चाहिए कि थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या है एक्चुअली। देखिए यहां लिखा है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे हैं जिसने कहा है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक, आप देखिए चूंकि यहां पर हमारी इकोनॉमी जो है हमेशा बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, हाँ या ना? कोई भी इकोनॉमी बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस करने पर पैसा हमारे कंट्री में आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा, हमारे कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बात समझिए, जब यहां पर कहा गया कि आप बिजनेस करोगे पैसा बढ़ेगा, तो एक पर्टिकुलर लिमिट में जब आपने एकदम बिजनेस का जन्म हुआ है, अभी एकदम स्टार्टिंग फेज में, उस समय हैवी टैक्स चार्ज कर दें तो बिजनेस क्या करेगा? दम तोड़ देगा, बोलेगा बिजनेस की अब मुझसे और चला नहीं जाता, हाँ या ना? तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, गवर्नमेंट आपसे जीएसटी नहीं लेगी, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। और वो लिमिट कैसे कैसे हैं? तो 3 लिमिट है, देखिए 10 लाख है, कहीं कहीं 20 लाख है, और किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए 40 लाख है, और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए होगा। देखिए यहां पर सब चीज एक्सप्लेन किया गया। एग्रीगेट टर्नओवर इज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर अप टू 20 लाख। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी है जो कहती है कि अगर आपने बिजनेस 20 लाख, आपका बिजनेस 20 लाख तक का है फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कौन बताएगा क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए जल्दी। हाँ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 20 लाख तक का टर्नओवर किया, 20 लाख तक का बिजनेस है आपका, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स कहती है कि ठीक है, हम उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, आपको जीएसटी में इनरोल नहीं होना पड़ेगा, आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ पाई क्या? कुछ स्टेट्स उसे 10 लाख तक का लिमिट में रखी है, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट ने कहा है कि अगर आपका बिजनेस गुड्स सप्लाई करने का बिजनेस है, आप अगर गुड्स का सप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा, गुड्स का सप्लाई करते हैं, गुड्स बेचते हैं और खरीदते हैं, उस समय में हम 40 लाख तक इसको बढ़ा कर रहे हैं, इसका लिमिट जो है 40 लाख तक। अब समझिए बात को पहले समझिए, देखिए क्या है, टर्नओवर की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर टर्नओवर करने का, आपका बिजनेस कैसा है, क्या सप्लाई करता है, गुड्स या सर्विस? मैंने क्या कहा अभी कि अगर बिजनेस गुड्स सप्लाई करता है, सर्विस नहीं, ध्यान से समझिए, केवल गुड्स, अगर केवल गुड्स सप्लाई कर रहा है तो गुड्स सप्लाई करने के टाइम में उसका लिमिट में एक्सटेंड करके 40 लाख तक लेके जा रहा हूं। 40 लाख तक का अगर बिजनेस आपका है फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप 40 लाख तक करके बिजनेस करते, हाँ टर्नओवर, तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी के लिए इनरोल होने की जरूरत नहीं है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों सर? केवल गुड्स के साथ क्यों, सर्विस के साथ क्यों नहीं? अब बात को समझिएगा, गुड्स की बात की जा रही है ना, किसकी बात की जा रही है? गुड्स की।
तो गुड्स को या तो आप दो का, अगर अल्टीमेट मोटो क्या है, सप्लाई करना यानी सेल करना, हाँ या ना? बात क्या समझ में आ पा रहा है कि गुड्स अगर सप्लाई कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं। अब गुड्स को बेचना है एवरीवन, तो बताइए क्या करना होगा, या तो आप उसे परचेज कीजिएगा, सेल कहां, या तो आप उसे परचेज कीजिएगा या उसे मैन्युफैक्चर कीजिएगा, हाँ या ना? या तो आप उसे मैन्युफैक्चर कीजिएगा या उसे परचेज कीजिएगा, उस पर जो बेसिक एक्सपेंस है वो तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और वो बेसिक एक्सपेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं समझे सर? अगर मान लेते हैं कि आपको 100 रुपए का सामान बेचना है, अगर मान लेते हैं कि आपको 100 रुपए का सामान बेचना है, तो आप उसे खरीदिएगा या बनाइएगा, या तो आप परचेज कीजिएगा या उसे मैन्युफैक्चर कीजिएगा। मैंने पिछले क्लासेस में एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपको लड्डू बेचना है तो या तो आप लड्डू बनाकर बेचिएगा या लड्डू किसी और से खरीद कर बेचिएगा, हाँ या ना? ये याद होगा एग्जांपल आप लोगों को। तो लड्डू अगर बना रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल पर, बनाने का कॉस्ट, सारा चीज जोड़कर कीजिएगा। मान लेते हैं कि आप 100 रुपए का लड्डू मैन्युफैक्चर करके बना के बेच रहे, बेसिक एक्सपेंस कितना आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, ये सब जोड़ के मान लेते हैं 75 रुपए आ रहा है। इसका मतलब है कि 75 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 100 रुपए में, यानी आपका जो मार्जिन हुआ वो 25 रुपए का हुआ, हाँ या ना? 25 रुपए का हुआ। प्रॉफिट कितना माना जाता है, 25 रुपए। अब सीन चेंज करते हैं, अभी आपने बनाकर बेचा, अब आप खरीदने जा रहे हो सकता है जब आप खरीदिएगा तो ये 25 रुपए का प्रॉफिट और कम हो जाए, हाँ या ना? क्योंकि जिसने बनाया है इस सामान को वो भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा उसमें। तो हो सकता है कि वो सामान आपको 75 के जगह 75 के जगह 80 रुपीज में मिल जाए। मानते हो मेरी बात? अब 80 रुपीज में आपने सामान खरीदा तो आप जरूर, मैंने ये बताया था कि होलसेलर से अगर हम सामान खरीदते हैं तो रिटेलर को, मान लेते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाया और रिटेलर को बेच रहा हूं, मैं कौन हुआ, होलसेलर। मैं मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदा, रिटेलर को बेच रहा हूं, मैं होलसेलर हो गया। रिटेलर को बेचते समय मैं वैल्यू ऐड करूंगा, हाँ या ना? कि जितने में खरीदे उतने में बेच देंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, और वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सामान का वैल्यू कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया। यानी जब बेचेंगे तो मार्जिन कितना आ जाएगा, 100 रुपया में बेचेंगे तो मार्जिन 20 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट कहने का मतलब है कम है इसमें। अब टर्नओवर में तो मैं सारा का सारा 100 रुपया ही जोड़ दूंगा ना, तो अगर इस कंडीशन में आपका लिमिट 40 लाख तक भी हो गया तो कहने का मतलब है कि प्रॉफिट इसमें कम रहता है, इसलिए जीएसटी इस पे माफ है। समझ में आया? जीएसटी इस पे माफ है। अगर आप बोलिएगा सर तो ये चीज सर्विस के साथ क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ, ये चीज सर्विस के साथ एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ? चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, लाइव एग्जांपल से। मैं कौन हूं, टीचर हूं। मैं कौन हूं, टीचर हूं। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, और टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। टीचर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, हाँ या ना? अब जब मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरा बेसिक एक्सपेंस क्या है, मैं खाऊं पीऊं और मेरा जो लाइटिंग है और ये सबका जो बिजली बिल और ये रेंट निकल जाए, जो भी है बेसिक एक्सपेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। वहां पर प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि मेरा सारा खर्च निकल गया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे पढ़ाने के बदले दिए 10,000 रुपए, बेसिक एक्सपेंस बहुत कम होगा, 2,000 रुपया हो गया, 8,000 तो मेरे जेब में गया ना। और मान लेते हैं कि आप एक बच्चे 10,000 दे रहे हो, मान लेते हैं आप जैसे 100 बच्चे आ गए, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा क्या? मेरा एक्सपेंस तो वही 2,000 रुपया रहेगा ना,
क्योंकि मेरे पास हॉल बहुत बड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपया आ रहा है, इसके अलावा और कोई खर्च है नहीं, क्योंकि मैं अपना कर रहा हूँ सब चीज, मेरा और कोई एक्सपेंस है नहीं, तो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर 40 लाख में तो मार्जिन ज्यादा हो गया ना, तो आपसे बोला जाता है सर्विस के टाइम में कि आपको जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हैं तो जीएसटी आपका माफ है। समझ में आ पाया कि ये 40 लाख तक जीएसटी क्यों माफ किया गया? हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन के लिए, ये बिजनेसमैन को देगा 40 लाख। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर है 40 लाख और आप गुड्स बेचते हैं, केवल सर्विस नहीं, क्या बेचते हैं, गुड्स, तो आपका अगर टर्नओवर 40 लाख तक का है तो जीएसटी देने की जरूरत नहीं, आपको एनरोल ठीक है। आप 10 लाख का करते हैं, हाँ, हम 40 लाख का करते हैं, हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे ये खरीद लेंगे, मेरा वाला प्रोडक्ट तो 100 रुपीज में पड़ रहा है, आप प्रोडक्ट वही बेच रहे हैं, लेकिन आप 18 रुपए बेची ला के बेच रहे हैं, 118 रुपए। मैं जीएसटी कैसे, अच्छा एक बात बताइए कि अगर मुझसे गवर्नमेंट चार्ज करेगी नहीं जीएसटी, मैं लूंगा क्या, मैं जीएसटी लूंगा? अगर क्यों लेंगे, और लेंगे भी तो हम किसको, मैन्युफैक्चरर हम खुद हैं, तो मुझे उस कंडीशन, मैंने अगर थ्रेशोल्ड मैंने कहा तो मुझे, अगर मैं लेता, मान लो कि यहाँ पर ABC वाला एग्जांपल आ गया, फिर ठीक है, ए यहाँ पर गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, और मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी कर रहा था, बेच भी रहा था, तो अगर मैं मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूं, तो अगर मैं यहां से सी से टैक्स कलेक्ट करता, तो टैक्स कलेक्ट करके जमा कहां करता, ए को, मतलब गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया एक काम कीजिए ना, आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं, आपको जीएसटी में एनरोल होने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप जीएसटी पे कीजिएगा? जब आप पे कीजिएगा नहीं तो क्या आप चार्ज कीजिएगा? नहीं। दो गुड्स से दो कॉपीज है, आपका कॉपी है वो 100 रुपीज प्लस 18 रुपीज, आपको 18 रुपए में आप बेच रहे हैं जीएसटी। यही चीज तो आपको याद कीजिए, जब मैंने फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था तो उसमें आपको कहा था कि जीएसटी आने के कारण सामान क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, हाँ या ना? ये चीज मैंने आपको पता है, जीएसटी क्या करता है, सामान को महंगा कर देता है। अब चूंकि मैं जीएसटी कलेक्ट कर नहीं रहा हूं, मेरा प्राइस क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना? मैं जीएसटी अगर आपसे कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा जो लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है या इस लिमिट के अंडर है, तो मैं आपसे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा इस पे, और जीएसटी मैं आपसे लूंगा भी नहीं। मेरा सामान क्या होगा, सस्ता होगा, हाँ या ना? सस्ता होगा, मानते हो बात को? अब अगर मेरा सामान सस्ता है और जिस बिजनेसमैन का इस लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर है, वो जीएसटी देगा, वो तो जीएसटी पे करेगा, और जब वो जीएसटी पे करेगा एवरीवन, तो वो जीएसटी लेगा भी, हाँ या ना? अगर वो गवर्नमेंट को जाके दे रहा है जीएसटी, तो वो कलेक्ट किससे करेगा, कस्टमर से, हाँ या ना? और जब वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा तो सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। अभी मैं 100 रुपए में बेच रहा था, जब जीएसटी पे करना पड़ेगा 18 रुपए जोड़ देंगे, तो यही सामान 100 रुपए की जगह 118 रुपए में मिलने लग जाता है। हाँ एकदम फेयर है, गवर्नमेंट के, हाँ सामान तो एक ही प्राइसिंग अलग अलग है, सामान सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन अभी मेरा लिमिट क्या है, कम है, और अगर मेरा लिमिट कम है तो गवर्नमेंट कह रही है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, सपोर्ट कर रही है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बिजनेस करो करो करो। क्यों? गवर्नमेंट का भी इच्छा है ना, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये बिजनेसमैन बड़ा हो, खूब बड़ा हो, खूब फले फूले, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा टैक्स आएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो सपोर्ट नहीं करे, अभी छोटा सा बच्चा है बिजनेस, और वो बोले कि चल निकाल मेरा हफ्ता, बेचारा डर के दम तोड़ देगा, बोले ना भैया नहीं करना है बिजनेस। समझ में आ पाया क्या मोटो है गवर्नमेंट का? नहीं समझ पाए? समझ गए? अब ये देखिए ना, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए क्या है, सम स्पेशल
कैटेगरी। अभी एक बात बताओ, सारे स्टेट का जो टर्नओवर है क्या बराबर होता है? सारे स्टेट एक जैसे हैं क्या? सभी स्टेट में क्या महंगाई एक जैसी है? आप अभी बिहार में हो, बिहार की महंगाई, जो सामान बिहार में मिल रहा है वही सामान अगर आप बेंगलोर में जाके खरीदिएगा तो 5 गुना ज्यादा रेट में मिलेगा। हाँ या ना? यस और नो? जो सामान यहां पर आप 5,000 में ले पा रहे हो वही सामान बेंगलोर में जाइएगा मे भी आपको 25,000 या 20,000 रुपए में मिले। तो महंगाई अलग अलग जगह अलग अलग लेवल की है। तो एक पर्टिकुलर 4 स्टेट स्पेसिफाई किया गया। देखिए यहां पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, एंड सट गया, मिजोरम एंड त्रिपुरा है, वहां गैप है, ठीक है, स्पेस है। तो 4 स्टेट स्पेसिफाई किया गया। ये 4 स्टेट में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की जाएगी तो कितना तक माना जा रहा है? 10 लाख। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट में कितना लिमिट माना गया है जहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा? 20 लाख। और 40 लाख एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। और वहां पर गुड्स के सप्लाई में कुछ स्टेट कहती है, सारे स्टेट नहीं, सारी स्टेट नहीं, क्योंकि आपको पता है स्टेट के पास भी पावर है अपना रूल बनाने का। तो स्टेट, सारी स्टेट नहीं, कुछ स्टेट कहती है कि जाओ, मैंने आपको ये छूट कहां तक दिया? 40,000 तक, सॉरी 40 लाख तक, एक्सट्रीमली सॉरी, 40 लाख तक। मेरा कहने का मोटो वही था, वर्ड्स कुछ और निकल गया। 40 लाख तक हो गया। और ये 40 लाख तक आपको, अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं तो ही, इसके अलावा नहीं। बात समझ में आ पाया? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, मैंने आपको हाँ नहीं 10 लाख 10 लाख 4 स्टेट है, 4 बाकी 20 लाख। और कुछ पर्टिकुलर स्टेट कहती है कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं, यहां पर गुड्स आ जाएगा, अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं तो मैं ये लिमिट एक्सटेंड करके 20 लाख से एक्सटेंड करके 40 लाख पर लेके चला गया। कुछ स्टेट वो मेंशन नहीं है, और इतना डिटेल में आपको जानना भी नहीं है। अब ये नहीं, बिहार में नहीं है, अब पता नहीं, ये चीज नहीं आइडिया है, उतना डिटेल में आपको जानना भी नहीं, दैट इज नॉट। हाँ, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, एग्जम्प्ट सप्लाई पर आ जाएं। एग्जम्प्ट सप्लाई भी आपके सिलेबस में उतना है नहीं, फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। देखो, अभी मैंने नो जीएसटी लिस्ट में लिखवाया है कि एग्जम्प्ट सप्लाई यानी नील रेटेड सप्लाई जो है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और जीरो रेटेड जो है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं इसे मिटा दूं? मैं बता रहा हूं, जब जीएसटी रेट पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी बात समझिए, अभी मैंने डिफरेंस क्लियर किया, अभी तुरंत मैंने डिफरेंस क्लियर किया है कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। जीरो रेटेड की बात करेंगे तो ये एक्सपोर्ट के टाइम की बात होगी, हाँ या ना? और अगर हम नील रेटेड की बात करेंगे तो ये विद इन कंट्री होता है, इंट्रानेशन की बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स हैं जिस पर जीएसटी गवर्नमेंट लेती नहीं। हाँ, नील रेटेड में क्या है कि रेट ऑफ जीएसटी 0% होगा, मतलब लेंगे नहीं आपसे, टैक्स नहीं लेंगे। और जीरो रेटेड सप्लाई की बात की जाएगी तो एक्सपोर्ट की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? एक्सपोर्ट की बात की जाएगी। और ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक्सपोर्ट के टाइम में गवर्नमेंट रिफंड कर देती है टैक्स का अमाउंट, याद है? जैसे देखिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, देख बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एक्सपोर्ट कर रहा है कहां? बी, या कंट्री का नाम ले लें, मान लो इंडिया।
इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कहां? यूएसए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? अभी बात को समझिएगा। इंडिया जो है वो ऐसा मटेरियल बना रही है, ऐसा मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही है जिसको बनाने में, या रॉ मटेरियल ऐसा है जिसको बनाने में जीएसटी एप्लीकेबल है। रॉ मटेरियल या ऐसा सामान हम बना रहे हैं जिसपे जीएसटी लग रहा है, बनाने में लग रहा है, ऐसा रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है। अभी देखो, यहां से मैंने जीएसटी गुड्स लाया, मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा और इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा तो टैक्स लग गया ना 18%, या जो भी रेट ऑफ जीएसटी है, मेरा टैक्स तो लग गया। मुझे तो देना है ना गवर्नमेंट को, इंटरनल गवर्नमेंट। हाँ, मैन्युफैक्चरर को मैंने दे दिया क्योंकि वो ऐसा सामान है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। अब वो खरीद लिए, मेरा लग गया टैक्स, अब मैं उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूएसए को। तो जब एक्सपोर्ट कर रहे हो उस समय जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहती है अच्छा, आपने एक्सपोर्ट करने के लिए ये सामान लिया था तो इधर आओ, और ये जो आपने जीएसटी पहले राम को दिया था ना, ये आप ले। नहीं समझ पाए? अब क्लियर हो गया? तो इसको जो जीएसटी इसका ऑलरेडी लग गया है वो भी वापस कर देती है एक्सपोर्ट के टाइम। अभी बोलिए सर, यहां भी तो जीएसटी नहीं लिया गया, जीएसटी रेट क्या है? 0। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर नहीं। ये अगर मतलब वापस मिलता हो सर तो इसका कोई नाम होगा डिडक्शन या नहीं, डिडक्शन नहीं है यहां पर। मैं वही चीज को कह रहा हूं, जीरो रेटेड सप्लाई पर एक्सपोर्ट किया गया सब्सिडरी हो जाएगा वो। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सब्सिडरी इज दैट अमाउंट जो रिफंड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और नहीं समझ रहे हो? लास्ट क्लास का चीज जाके रिवाइज करना होगा। जीरो रेटेड सप्लाई में नो जीएसटी, मतलब जीएसटी लगेगा नहीं, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा एक्सपोर्ट के टाइम में। उसमें भी कोई एक्सेप्शन है जिसपे लगेगा? एक्सेप्शन मैं बताऊंगा, एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से 3-4 चीज। आगे बढ़े। नील रेटेड में क्या हो रहा है ना, 0% है एवरीवन। यानी क्या हुआ, मान लेते हैं कि इंडिया का सप्लायर है और सप्लाई कर रहा है इंडिया को ही, ठीक है, लेकिन ऐसा कमोडिटी कर रहा है जिस पर टैक्स लिया नहीं जा रहा। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे सब्जी मान लेते हैं, ठीक है, सब्जी बनाने में, सब्जी उगाने में और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सर्विस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब सर्विस जो लग रहा है उस पर तो टैक्स लगेगा। यहां पर 100 रुपए का सामान था, मैंने एग्जांपल से समझाया था, जीएसटी इसको देना पड़ा सर्विस के लिए 18 रुपया। ये सर्विस पे लग रहा है बाबू। आप यहाँ उगा लिए, खेत में उगा लिए सब्जी, खेत में ही बेचोगे कि मंडी तक ले जाओगे? क्या बोलिएगा? आइए आइए, यहीं पर आइए और सब्जी ले जाइए। मैं जाऊंगा खेत में? मैं खेत में तो नहीं जाएंगे भाई, खेत अब समझ रहे हो? 118 रुपया क्लियर हो गया? 118 रुपया यहाँ पर जीएसटी लग गया सर्विस का। अब जब ये सब्जी लेकर गए मंडी में, आप बेच रहे हो 120 रुपए का, गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये जो सब्जी 120 रुपए का बेचा ना, इस पे हम जीएसटी नहीं लेंगे, जाओ माफ किए। समझ में आ गया? गवर्नमेंट नहीं लेगी, वो गुड्स पर नहीं ले रही है, ये सर्विस पर ले रही है। अब गुड्स पर वो बोल रही है कि सर हम नहीं लेंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए यहां भी 0 हो गया कि नहीं? टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ रहा है। यहां पर देखो, सब्जी का जो प्रोड्यूसर है, बहुत ध्यान से समझिए एवरीवन, बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर ये देना पड़ रहा है, इसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन जब वो कलेक्ट करने गया तो टैक्स मिला नहीं।
प्रोड्यूसर को पे करना है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्विस का टैक्स दे दिया ना, सामान कितने का था? 100 रुपए का, टैक्स दे दिए 18 रुपया, 118 का सामान हो गया। अब ये 100 रुपए का जो प्रोडक्शन मैंने क्या किया है, क्या वो 100 रुपए में ही बेचेंगे? वैल्यू ऐड करेंगे अपना कुछ, आए 120 रुपया में हम सब्जी बेच दी, लेकिन हम उस पर जीएसटी कलेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रेट ही 0 है। हाँ या ना? अब जब कलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको मैंने बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो सर इसको भी तो नहीं लगा हुआ ना। हाँ वही समझा रहे हैं। आईटीसी हुआ ना, तो सर आईटीसी का फॉर्मूला आपने बताया था, आउटपुट टैक्स ओटी करते हैं माइनस इनपुट टैक्स आईटी। क्लियर हो गया? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स तो 0 हो गया क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं। सेल करते समय जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है, मैंने लिया ही नहीं, 0 है। लेकिन इनपुट टैक्स तो मेरा 18 रुपया लग गया था सर, मेरा इनपुट टैक्स तो लग गया था 18 रुपया, यानी यहां पर रेट कितना आया? -18। सर आपने बताया था एक्सपोर्ट करते समय -18 आया था, 0 रेटेड के टाइम में ये 18 रुपया गवर्नमेंट कहती है आइए और अपना पैसा ले जाइए जो आपने ऑलरेडी पे किया है। तो यहां भी हम लोग को पैसा मिल जाएगा सर? नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहेगी अच्छा बउआ, एक तो आपसे हम टैक्स ले लेंगे, ऊपर से आप आओगे और कहोगे कि आओ टैक्स, चलो गवर्नमेंट टैक्स निकालो क्योंकि इस पर मैंने टैक्स लिया नहीं। ये कहीं से जायज है? मैंने एग्जांपल दिया था आपको, समझाया था, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि आप आए बाहर, एक रूम ओनर जो है उसने कहा कि चलो फ्री में आप रहो, रेंट नहीं लेंगे, और जब बिजली बिल पे करने की बात आई, जो ओनर है वो कहता है कि बउआ टाइम हो गया, 1 महीना हो गया है, हम लोगों को एडवांस में बिजली बिल पे करना पड़ता है, तो आप बिजली बिल दे दीजिए। आप कहे कि नहीं आपने कहा था रेंट नहीं लेंगे, मतलब बिजली बिल भी नहीं लेंगे। अब ये तो हो गया सर पे चढ़ने वाली बात, हाँ या ना? एक तो हम ऊपर से एहसान कर रहे हैं और मुझ पर चढ़ोगे ऊपर से हम दें, तुम्हारे बदले जो बिजली बिल है जो तुम यूज करोगे उसका बिजली बिल भी हम पे करें, ये तो हो गया जाति। हाँ या ना? ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो यही चीज यहां पर हुआ, एक तो वो जीएसटी ले नहीं रहा है 0%, आपने जो जीएसटी पे किया वो भी गवर्नमेंट आपको वापस कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जीएसटी आपको वापस भी नहीं करेगी गवर्नमेंट, रिफंड नहीं करेगी। समझ में आ गया? ये दोबारा मुझे समझाना पड़ गया। चलिए मैं इसे मिटाऊंगा, आगे बढ़। हाँ, वो सर्विस का है, बात तो समझिए। जैसे आपका कंफ्यूजन है कि सर मैं सब्जी उगा रहा हूं, मैं सतीश सब्जी उगाने वाला, अभी टीचर है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल के लिए, अच्छा वो सामने वाले सतीश, ठीक, वो सब्जी उगा रहे हैं। अब आप लेकर कहां जा रहे हो? मंडी में, क्योंकि सब्जी खेत में ही तो नहीं बेचिएगा ना, तो आप मंडी ले जा रहे हो। अब मान लेते हैं XYZ, किसका एग्जांपल लें? नहीं, आप तो सब्जी वाले हो गए, गाड़ी वाला कौन है बताओ? चलिए इसी का, लेकिन गाड़ी चला लीजिएगा ना, ठीक है। अब ये गाड़ी चला रही है, ठीक है, सुनिए, बड़ा सा ट्रक है, छोटा मोटा व्यापारी बड़ा रखता है, बड़ा ट्रक है और वो लेके जा रही है सब्जी, कहां? मंडी। अब क्या ये फ्री में लेके जाएंगी? इन्होंने सर्विस दिया है, इन्होंने क्या दिया है? सर्विस दिया है, जीएसटी ये लेंगे आप। अब आपको वहां लेकर गए ना, देखिए सब्जी कितने का हो गया? 100 रुपए का, और जीएसटी पे करने के बाद सब्जी हो गया 118 रुपए का। आप 118 में बेचिएगा क्या? आप प्रॉफिट ऐड कीजिएगा, आप यहाँ प्रॉफिट ऐड किए 120 किए, लेकिन आप यू आर नॉट लायबल टू कलेक्ट जीएसटी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो यहां पर आपको नहीं मिला जीएसटी, तो आपका आउटपुट जीएसटी तो 0 हो गया, लेकिन इनपुट जीएसटी आपने पे किया है, तो उस समय में आपका क्या हो गया, -18 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां भी गवर्नमेंट मुझे जीएसटी वापस करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? एक तो आपसे जीएसटी ले नहीं रही है, ऊपर से आपको वापस करे, ये तो बहुत गलत बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट 120 रुपया हुआ, 120 पर ना हुआ, जीएसटी यहाँ 120 पर ना कैलकुलेट किया जाता, वैल्यू उसका 120 है, तो 120 पर जीएसटी ऐड करते यहाँ पर, प्लस जीएसटी जो होता वो 120 पर होता। समझ में आया? वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट सॉरी जो टैक्स क्रेडिट आया वो माइनस में आया, लेकिन यहाँ पर आपको जीएसटी का अमाउंट वापस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप कहते हो फास्ट चल रहे, मैं फास्ट चलूंगा तो फिर रह जाएगा ये सारा डाउट, और रह गया तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं एग्जाम सप्लाई क्या होता है सर। एग्जाम सप्लाई में देखिए 3 पॉइंट है मेनली। पहला देखो नील रेटेड टैक्स, समझ में आ गया ना? नील रेटेड मतलब इन कंट्री के अंदर ही हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, सामान को इधर से उधर भेजेंगे और बेचेंगे, सप्लाई करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स जो होगा वो विद इन द कंट्री होगा। उस समय जो जीएसटी नहीं लिया जा रहा वो नील रेटेड है, जिसका रेट ऑफ जीएसटी क्या है? आर ऑफ जीएसटी, आर मतलब रेट, रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 0%। इस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करते, तो यहां पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11। यस, एग्जम्प्ट सप्लाई, जिसको अलग मतलब कि इन 3 केसेस को एग्जम्प्ट सप्लाई में रखा गया, मतलब कि सप्लाई करते समय टैक्स कलेक्ट नहीं करना। सप्लाई करते समय टैक्स कलेक्ट नहीं मिला है, खैर कोई बात नहीं, सर्विस देते समय होगा। और एग्जाम सप्लाई में कौन कौन से चीज है वो देखिए स्क्रीन पर है, अगर नहीं है आपको नहीं मिला है मिल जाएगा, मिल जाएगा। एग्जाम सप्लाई गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड करता है। अभी देखिए ना वहां पर लिस्ट आपको बताया गया, लिस्ट को समझो पहले, बहुत ध्यान से समझिए। पहला नील रेटेड टैक्स, नील रेट ऑफ टैक्स। नील रेट ऑफ टैक्स मतलब कुछ भी ऐसा, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, या थ्रेशोल्ड, ये सप्लाई से थ्रेशोल्ड वाले कंसेप्ट से मर्ज मत कीजिए। वहां पर केवल कहा गया गुड्स के बारे में, उस लिमिट को यहां मत लाओ, थ्रेशोल्ड लिमिट को इसमें मत इंक्लूड कीजिए। क्लियर? माइंड को शांत कीजिए, सब समझ में आएगा। बात करते हो इसलिए नहीं समझ में आता, बात एक भी इंसान मत कीजिए, पिन ड्रॉप साइलेंस शुड बी देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां थ्रेशोल्ड लिमिट की बात नहीं की जा रही, यहां नील रेटेड सप्लाई की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, जीएसटी का रेट क्या होगा? 0%, वेदर वो गुड्स हो या सर्विस। अब वो कौन कौन सा है एक्सप्लेन करेंगे हम आगे के नोट्स में, देखिएगा। नील रेट ऑफ टैक्स मतलब 0%। आगे देखिए, होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इन दोनों टैक्स के कंसेप्ट को आपके सिलेबस में इतना डिटेल वे में नहीं पढ़ना है, ठीक? उस लिस्ट में क्या क्या आता है इतना डिटेल वे में जरूरी नहीं है, और हमारे पास टाइम कम है, मैं उसे एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? अब पहला था 0% ऑफ नील रेटेड, समझ में आ गया।
लास्ट है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसको समझ लीजिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे अराइज होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या क्या है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 में सीजीएसटी एक्ट में यह एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विस ऐसे हैं जिस पर टैक्स लेविड नहीं होगा और कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में ऐसे ऐसे गुड्स का लिस्ट है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सब सीधा बैठे, गाल पर हाथ किसी का नहीं होगा, सीधा बैठेंगे और एकदम ध्यान से सुनेंगे। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 सीजीएसटी एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट ऑफ गुड्स दिया गया है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो गुड्स कौन कौन से हैं? सर, पेट्रोलियम पर टैक्स लिया जाता है क्या? ऑब्वियसली लिया जाता है। क्या जीएसटी लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। मतलब समझ पाए? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कुछ ऐसे मटेरियल से गुड्स हैं जिस पर टैक्स तो लिया जाता है लेकिन जीएसटी नहीं लिया जाता है। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, तो जीएसटी नहीं लिया जाता। इसमें कौन कौन से चीज है? तो 5 पेट्रोलियम का है, देखिए नाम है 5 पेट्रोलियम का है। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट जिसको आप इन जनरल लैंग्वेज पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैसेस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एवीएफ कहते हैं, एटीएफ और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी देखिए मैंने जब आपको बताया कि अंडर आर्टिकल 366 12A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने जीएसटी का डेफिनेशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जीएसटी का डेफिनेशन लिखा है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 366 12A में लिखा कि अल्कोहलिक लिकर व्हिच विल बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो मैन्युफैक्चरर के लिए जाएगा, जो मैन्युफैक्चरर्स लेंगे और उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके कंज्यूमर्स को देंगे, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नहीं समझ पाए? अगर अल्कोहल मैं बेचता हूं और अगर मैं अल्कोहल का सप्लायर हूं और मैं आप लोगों को पीने के लिए दे रहा हूं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट कंज्यूम करो, जा पी लो, आज ड्राई डे नहीं है, पी ले तुम्हारे राजा। क्लियर है? अब आपने पी लिया, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जो आपने लिया और पिया, उस पर जीएसटी दिया नहीं दिया? क्यों? क्योंकि एक्सक्लूडेड है। समझ में? रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ आईजीएसटी हम बताएंगे रिवर्स चार्ज। वही जानिए आप। हाँ, रिवर्स चार्ज। हाँ, रिवर्स चार्ज जो अभी मतलब आईजीएसटी एक्ट देख। आप क्वेश्चन पूरा क्लियर कीजिए। मैं आप बोले ना, हाँ, मैं नहीं होगा ये रिवर्स वाला। अच्छा, रिवर्स चार्ज जो, हाँ में मैंने दिया, हाँ, एक्सपोर्ट में गया जब मैं लेने के लिए, हाँ, तो एक्सपोर्ट में जब आप लेने के लिए गए तो उस समय नहीं मिला। किस पे? नील रेटेड पे, जीरो रेटेड पे मिला कि नहीं मिला? क्यों मिला? जीरो रेटेड पे क्यों मिला? क्योंकि वो एक्सपोर्ट का कंडीशन है। समझ? अभी आते हैं, ये उनका कंफ्यूजन था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि डायरेक्ट जो कंजम्पशन के लिए अल्कोहल सप्लाई किया गया उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा।
आप लोग को पीने के लिए दिए हैं, पियो ना लेके उसको। उसमें GST applicable नहीं होगा। और जब पीने के लिए बेचे हैं तो जीएसटी नहीं दिया जाएगा। फ्री में नहीं दिए बबुआ। GST amount अरे 100 रुपए का वाइन मैंने बेचा कि जाओ पियो, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए मैंने दिया। डायरेक्ट कंज्यूम कीजिए ना, ह्यूमन बीइंग जो कंज्यूम करेगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ड्रग्स के कंपनी को दे रहा हूं, दवाई बना रही है, कफ सिरप बना रहा है, टोरेक्स के कंपनी को मैं दे रहा हूं किलो अल्कोहल, क्योंकि टोरेक्स कफ सिरप में भी अल्कोहल होता है। कोई भी कफ सिरप हो, कोई भी कंपनी की हो, उसमें अल्कोहल होता है। अगर मैं उन्हें दे रहा हूं तो उनसे जीएसटी लूंगा और मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो फैक्ट्रीज के लिए। इन डिटेल में अगर आपको जानना है तो पिछले क्लास पर गो थ्रू कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 5 पेट्रोलियम कमोडिटीज हैं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 5 पेट्रोलियम कमोडिटीज, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन सा है? सबसे पहला क्रूड ऑयल। क्या बताएं क्रूड ऑयल के बारे में? indirect tax में नहीं। क्रूड ऑयल के बारे में क्या बताएं? आईटीटी के बारे में, जीएसटी के बारे में। तो पेट्रोलियम ऑफ क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल क्या होता है बताओ? क्रूड ऑयल कौन बताएगा? हाँ, बात समझ। डायरेक्ट जो ये ऑयल वेल से निकाला जा रहा है, ऑयल वेल से, वो क्रूड ऑयल है। और उसको हम लोग क्या करते हैं? रिफाइनरीज में ले जाते हैं, रिफाइन करते हैं और एनालिसिस कर देते हैं उसको। उसका क्या होता है? डीजल कन्वर्ट होता है, डीजल निकाल देते हैं उससे। फिर अलग टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, पेट्रोल निकल जाता है। पेट्रोल के बाद फिर क्या निकल जाता है? किरोसिन ऑयल निकल जाता है। किरोसिन के बाद क्या होता है? वैसलीन निकलता है। हाँ, वैसलीन वो कचरा ही रहता है। हाँ, कचरा लगाते हो आप लोग। हाँ जी, हाँ। तो ये क्लियर हो पा रहा है? समझ में आ पा रहा है? तो क्रूड ऑयल पर नहीं लगता है, क्रूड पर नहीं लगता है, बात को ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। पेट्रोलियम क्रूड पर नहीं लगता है। अच्छा, क्रूड पर नहीं लगता है तो इसी से क्या निकलता है? 2 चीज, पेट्रोल, जिसका दूसरा नाम क्या है? पेट्रोल का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर? लिखा हुआ मोटर स्पिरिट। और उसके बाद क्या है? डीजल है। अच्छा, क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकला तो डीजल भी तो निकला, डीजल पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सीएनजी आ जाएगा। अब बोलिए सर, सीएनजी गाड़ी आजकल सुना है ना कि सीएनजी का व्हीकल चलाइए, सीएनजी का व्हीकल चलाइए, सस्ता मिलता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोलियम। हाँ है ना? सीएनजी कंपैरिजन में पेट्रोलियम के कंपैरिजन में सस्ता है। क्यों? क्योंकि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस पर दूसरा बहुत सारा टैक्सेस लगता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप ऑफ टैक्स इंक्लूड हो जाता है, जिसके कारण। अच्छा, एक बात बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन, आप में से साइंस कितने लोग मन लगा के पढ़े? अभी समझ में आ जाएगा। चलिए ना, जनरल साइंस, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे इतना पता है। जैसे देखो, हेवी व्हीकल के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा? पेट्रोल की डीजल? हेवी व्हीकल के लिए डीजल लगता है। हाई स्पीड डीजल है ना, देखिए वहां पर। तो हाई मतलब जो हेवी व्हीकल्स होगा वो डीजल लेगा, और जो बाइक होगा, बाइक क्या भरवाते हैं? बाइक में डीजल भरवाते हैं कि पेट्रोल? पेट्रोल।
समझ में आया? जो हैवी व्हीकल होगा ना वो डीजल लेगा और जो हल्का व्हीकल होगा वो पेट्रोल लेगा। सर बहुत ज्यादा हैवी हो तो जैसे एरोप्लेन, इसीलिए सर इसीलिए सर साउथ इंडिया में जो जनरेटर आता है ये हाई पेट्रोल वहां पर हाई स्पीड डीजल नहीं होगा, वहां पर आएगा एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसका अलग ही आता है फ्यूल। समझ में आया? एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए अलग ही उसके लिए फ्यूल आता है विच इज नोन एज एविएशन टरबाइन फ्यूल। और आप लास्ट पॉइंट देखिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये तो आपका आर्टिकल 366 12A में लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर जो डायरेक्ट कंजम्पशन फॉर ह्यूमन बीइंग होगा तो उस पर जीएसटी नहीं दिया जाएगा। 6 के 6 लिस्ट में जो गुड्स हैं वो समझ में आ गए? आगे बढ़ते, नॉन टैक्सेबल मतलब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग रेट्स ऑफ जीएसटी पर। मैं मिटा दूं इसे? बात समझ में आ पाई तो ठीक, नहीं आई तो विदाउट हेजिटेशन पूछिए। क्या चाहते हो मैं गुस्सा हो जाऊं? क्या चाहते हो मैं गुस्सा हो जाऊं? और मैं अगर गुस्सा होऊंगा तो वो क्या मैं अपने लिए गुस्सा होऊंगा? वो गुस्सा अगर होगा भी तो आप ही लोगों के लिए होगा, क्योंकि मैंने एक बार समझाया भी आप लोगों को लास्ट क्लास में कि भाई याद रखिए, एक बार समय चला जाता है ना, समय वापस नहीं आता, और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है समय। पैसा चला गया ना तो आप फिर से मेहनत करके कमा लोगे, लेकिन एक बार मान लो आज का डेट क्या है, कौन बता? 5 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2023 कल गुजर जाएगा, और उसके बाद ईश्वर आए और कहें वत्स मांगो क्या चाहिए तुम्हें, अपना प्राण भी देने के लिए रेडी होइए ना कि मुझे एक दिन बस 5 अक्टूबर 2023 वापस कर दीजिए, आएगा? वो समय नहीं आएगा। अगर आप उसके लिए अपना प्राण भी देना चाहो ना तो भी नहीं आएगा। सोच लेना, बात समझिए, बात क्लियर? समझ में आ गया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात को समझिए, आप लोगों के लिए है। रेट्स पर बात की जा रही है। नाउ वी विल फोकस ऑन द रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखिए यहां पर क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऑब्लिक करके लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये दोनों सेम रेट पर लगेगा, और सेम रेट पर मैंने कहा था सीजीएसटी और एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय में लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीजीएसटी पे करो बाद में एसजीएसटी पे करो, ऐसा नहीं है, एक ही साथ लगेगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक साथ लगता है, तो इसके लिए अलग रूल होगा, इसके लिए अलग रूल होगा, रेट्स भी अलग अलग होंगे। आना है, अरे टैक्स है तो विदाउट न्यूमेरिकल कैसे अज्यूम कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उससे क्वेश्चन आ सकता है। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट कौन बताएगा? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है बताइए? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा है, कैसे? प्रूफ कीजिए। डिफाइन योर मींस एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। लो यहां पर एग्जांपल, न्यूमेरिकल। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो रेट्स ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, the CGST and SGST would be levied at a rate to be jointly decided by the center and the state on recommendations
ऑफ जीएसटी काउंसिल। अभी मैंने कहा कि इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जितने भी चीज होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक अपना ऑटोनॉमी बॉडी है, मतलब वो एकदम अपना अलग है। हाँ। और वो जो है डिसाइड करेगी रेट सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। सीजीएसटी किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट। बताएंगे, वो भी हम बताएंगे कि फोर्थ टायर क्यों लिखा हुआ है। मैं बताऊंगा फोर्थ टायर क्यों लिखा हुआ है। पहले फर्स्ट पैराग्राफ समझिए, जिसमें जीएसटी काउंसिल है, उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, रेट क्या होगा, ये कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। और ये दोनों के दोनों रेट क्या होंगे? सेम होंगे। सेम होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो 9% स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी होगा। लेकिन स्टेट के पास एक प्रोविजन है, स्टेट के पास एक प्रोविजन है कि वो या तो जीएसटी का रेट 2% ऊपर कर सकती है या 2% घटा सकती है। उसके पास है या कि स्टेट अपना रेट जो है वो बढ़ा या घटा सकता है, और वो बढ़ाने या घटाने का लिमिट कितना है? 2%। लेकिन कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने कहा कि सुनिए ना, हक तो दे रहा हूं, अधिकार तो दे रहा हूं, पावर तो दे रहा हूं कि आप 2% फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ना, हमारा मोटो ही है लाने का, जीएसटी लाने का मोटो क्या है? वन नेशन वन टैक्स। अगर आप अपने अकॉर्डिंग टैक्स का रेट चेंज कर लीजिएगा तो हमारा मोटो ही जो है वो टूट जाएगा। हमारा मोटो जो वन नेशन वन टैक्स था वो रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। इसलिए ये चीज मत कीजिएगा। इसलिए अभी तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी नहीं, और उम्मीद है कि कोई करेगा भी नहीं। ठीक है ना? सारा पावर अगर दे दिया जाए, फिर भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पावर को यूज नहीं करते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपके माता पिता स्कूल जाते होंगे, आपका ये आपके किसी भी पीटीएम में गए, और पीटीएम में जब गए तो टीचर्स को कह के आते हैं, पीटीएम सर तोड़ दीजिए, इतना के ऊपर छोड़ दीजिए और इतना के नीचे तोड़ दीजिए, जो भी तोड़ फोड़ का खर्चा होगा मैं देख लूंगा, लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी एकदम अच्छे होने चाहिए। टीचर्स को तो ये अधिकार मिल गया, आओ आओ देख लेंगे। लेकिन क्या टीचर्स देखते हैं? पीटते हैं। तो पीटने का ये मोटो होता है कि भाई आप समझो कि मैं आपसे नाराज हूं, और ये नाराजगी आप लोगों के लिए है। ये चीज केवल समझाना होगी। पावर तो मिल जाता है लेकिन यूज नहीं करते। हाँ या ना? बहुत सारे टीचर कर भी लेते हैं, अपना मन का भड़ास निकाल लेते हैं। ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो यहां पर कहा गया जीएसटी काउंसिल रेट रिकमेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रेट लेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना रेट लेगी जीएसटी का। ठीक है ना? पावर दिया गया है लेकिन वो एप्लीकेबल है नहीं अभी, और शायद होगा भी नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है। द रेट ऑफ आईजीएसटी शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और देखिए आईजीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए लेता है? किसके लिए लेता है? कंज्यूमिंग स्टेट के लिए लेता है। चल, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट होगा, आईजीएसटी का जो रेट होगा, वो जीएसटी काउंसिल कहती है, मतलब जीएसटी काउंसिल किसे रिकमेंड करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसे रिकमेंड करती है? आईजीएसटी का रेट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। यहां पर रेट, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर मैंने कहा, जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जीएसटी एक्चुअल जिस तरीके का है, जिस फॉर्मेट में आया है, जीएसटी एक्ट में जितने प्रोविजंस हैं अभी तक हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम लोग उसे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि अचानक से मैंने आपको 1 क्विंटल का बोझा दे दिया और आप उसे उठाने में असमर्थ हो गए। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे उसे और भी बहुत सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। अभी धीरे धीरे जब आप हैबिचुएटेड हो जाओगे, ठीक है, जब आप जीएसटी के साथ यूज्ड टू हो जाइएगा तब ऐसा। क्लियर? क्लियर है ना? तो उसी प्रोविजंस में से एक प्रोविजन है कि जीएसटी काउंसिल ने या फिर जीएसटी एक्ट में, देखिए यहां पर क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहां क्या है, आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट मैक्सिमम 40% डिसाइड किया गया है कि पीक पे जाएगा तो 40% को। और दूसरा क्या लिखा है, सीजीएसटी, आईजीएसटी कितना होगा 40%, सीजीएसटी कितना होगा 20%। अब अगर सीजीएसटी 20% तो ऑटोमेटिकली एसजीएसटी कितना हो जाएगा 20%। समझ में आ पाया? तो 20 और 20 जुड़ के कितना हो गया मैक्सिमम 40। क्लियर हो पाया? जीएसटी काउंसिल ने ये कहा है, ऐड हो जाता है। हाँ, ये चीज मैंने बताया था कि अगर सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा 18%। हाँ, नहीं, इनका कहने का ये मतलब है कि सर आईजीएसटी का जो रेट होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा पड़ जाएगा। हाँ, ये चीज समझ में आ गया, इक्वल रेट होगा। तो ये चीज था। अब देखिए ये मैक्सिमम कितना लिमिट कितना रखा गया है 40%। अगर आईजीएसटी की बात की जाए तो 40%, अगर सीजीएसटी की बात की जाए तो 20%, और सीजीएसटी अगर 20%, ऑटोमेटिकली एसजीएसटी कितना हो जाएगा 20%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो पड़ेगी बतानी। नहीं, होनहार बच्चे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है लेकिन वो अपने पास रखता नहीं। रखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसे वो पैसा किसे देना है, कंज्यूमिंग स्टेट को देना है। जैसे बिहार और एमपी वाला एग्जांपल मैंने दिया था, हाँ या ना? नहीं याद है सर, क्या करें? याद है? वेरी गुड। अब देखिए यहां पर अभी एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से समझिए, जिसमें लिखा है अ 4-tier जीएसटी रेट स्ट्रक्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जीएसटी काउंसिल। बात नहीं, जीएसटी काउंसिल के द्वारा 4-tier जीएसटी लाया गया है। आप देखिए रेट में हाईलाइटेड जो है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, हाईलाइटेड रेट्स में कितना कितना लिखा है, 5%, 12%, 18% एंड 20%। 5%, 12%, 18% एंड 28%। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। कितने रेट फिक्स्ड हैं? 4। किसके द्वारा? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल के द्वारा यही 4 रेट ऑफ टैक्स जो है वो रिकमेंड किया गया। और ये 4 रेट जो है
वो अलग अलग क्यों रिकमेंड किया गया है? उसके महत्व के ऊपर, कितना इंपॉर्टेंट है, उनके इंपॉर्टेंस के ऊपर, गुड्स या सर्विस के इंपॉर्टेंस के ऊपर ये रेट डिसाइड किया गया है। जो एसेंशियल गुड्स होंगे, अच्छा जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होंगे उस पर टैक्स कम लगेगा 5%। वेरी एसेंशियल 0% भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ना है, देखो तो सही। 5% जो जरूरी, जो सब खरीदता है, और वेरी एसेंशियल जो होगा उस पर रेट है ही नहीं, 0%। आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हैं जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर 12% है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी माना जाता है 18%, जो मैक्सिमम गुड्स पर एप्लीकेबल है। हाँ या ना? मैक्सिमम गुड्स और सप्लाई सर्विस के सप्लाई पर कितना है? 18%। एंड जो लग्जरियस गुड्स और सीन गुड्स, मैंने कहा था सीन गुड्स का मतलब डिमेरिट गुड्स, जैसे टोबैको और लग्जरियस कार, सिगरेट, पान बहार, रजनीगंधा, और क्या है? सिग्नेचर। अच्छा, जो भी है, इन 4 रेट रिकमेंड किया गया। बहुत ध्यान से एवरीवन, इतना तो मुझे 1 और 2 क्लास के बच्चों को शांत नहीं कराना पड़ता है। आपको डरा नहीं पाएंगे, आपको समझा पाएंगे। तो अगर आप समझिएगा नहीं तो आपसे बेहतर कौन होंगे? 1 और 2 क्लास के बच्चे। हाँ या ना? हाँ, तो धीरे धीरे ही करेंगे, समझ रहा? आते हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 मेन रेट है। थमा कंट्रोल योरसेल्फ। देखिए बहुत सारा दिक्कत है, जो मैं बहुत सारा चीज पी के रहना है। मेन कितने रेट? 4 रेट। मेन कितने रेट? 4 रेट। इसीलिए इसको कहा गया 4 टायर रेट। क्या कहा? 4 टायर। समझ में आ गया? A 4-tier GST rate structure has been introduced by GST Council. Clear? The tax rate have been fixed at 5%, 12%, 18%, 28%. Other rates also applicable are 0%, 0% है। मैंने अभी बताया था 0% अगर रहेगा तो कौन सा सप्लाई? 0% रहेगा तो अभी नील रेटेड सप्लाई मैंने बताया, नील रेटेड सप्लाई। अच्छा 0% रहेगा तो क्या हम इसे 0 रेटेड सप्लाई कह सकते हैं? कौन करेगा इसे 0 रेटेड? अगर जीएसटी रेट 0% है तो ये 0 रेटेड सप्लाई नहीं है डियर। क्यों? क्योंकि ये चीज एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। दिस इज नॉट 0 रेटेड कहते हैं तभी जब एक्सपोर्ट की बात की जाए, और यहां जीएसटी रेट की बात की जा रही है 0% है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। समझ में आया? तो 0 रेटेड और नील रेटेड में डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ऑल्सो देयर आर सो मेनी रेट्स जिसमें 0% है। वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स। आगे क्या है? 0.1%, ये एक्सपोर्ट पर किया जाता है। आ गया ना बात? आ गया बात? हाँ, देखिए 0.1% जो बोला गया ना, ये 0.1% किस पर होगा?
एक्सपोर्टर्स पर सर अभी तो आपने कहा था कि एक्सपोर्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आप बात से पलट रहे हैं सर, आप बात से पलट रहे हैं। अभी आपने कहा था किसी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने कहा था एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर नाम का केवल कहने के लिए कि टैक्स लो उससे नाम का, जैसे आप देखिए बहुत सारे जगह जाते हैं हम लोग तो फ्री में सर्विस प्रोवाइड होता है, लेकिन कहा जाता है आपको 1 रुपया देना है, माइनर चार्ज, नाम के लिए चार्ज किया गया। वही चीज है यहां पर, एक्सपोर्टर्स पर 0.1% टैक्स लिया जाता है। वो किस किस तरह के सप्लायर्स हो सकते हैं, तो देखिए ये हो सकता है स्किन हो सकता है, स्किन का मतलब होता है चमड़ा, चमड़ी। सुनिए तो वो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, वो स्किन बोल रहे हैं। स्किन जो होता है ना वो पतली होती है, स्किन क्या होती है, पतली होती है। इसके साथ एक और देखिए ना टर्म है, देखिए एक टर्म मैं बीच का भूल जा रहा हूं, 3 टर्म है एक्चुअली, मेरे दिमाग से उतर रहा है, 3 तरह का है। एग्जांपल्स में आपको समझा, एक तो स्किन है, अगर आप स्किन को एक्सपोर्ट करते हैं जो पतली होती है। एक दूसरा भी होता है, दूसरा का नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तीसरा है लेदर, स्किन, और एक बीच में है कोई मान लेते हैं XYZ। हाँ तो वो आप करके देख लीजिएगा। तो ये 3 चीज का एक्सपोर्ट अगर आप करोगे ना तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन विद वेरी मिनिमम रेट ऑफ जीएसटी, और वो रेट क्या है 0.1%। अब देखिए स्किन पर कितना लिया जाएगा, 0.1%, यहां पर भी 0.1%, और लेदर पर भी 0.1%। हाँ जी, अब बोलिए सर नहीं समझ पा रहे हैं स्किन। देखिए हम लोग आदमी का स्किन तो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, हम लोग जानवरों का करते हैं। कुछ जो लेदर होते हैं वो एकदम पतले होते हैं, कुछ का लेदर जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप हाथी का चमड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लीगल नहीं है लेकिन लीगल है, तभी तो हम लोग बेल्ट पहन पाते हैं लेदर का। तो लेदर क्या होता है ना, वो प्रोसेस कर देने के बाद, जैसे कोई जो लाइव स्टॉक है वो मर गया, कोई लाइव स्टॉक क्या हो गया, मर गया। जैसे गाय मर जाती है, बैल मर जाते हैं, भैंसे मर जाते हैं, हाथी मर जाता है, तो उन सभी चीजों को ले लिया जाता है और उनका चमड़ा जो है ना, उनका जो लेदर है, उनके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे हाथी का दांत, हड्डी, ये सब चीज क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, या एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब आप लेदर एक्सपोर्ट कीजिएगा ना, प्रोसेस कर देने, स्किन और एक जो बीच का है वो आप सर्च कर लीजिएगा, उसका लेदर, ये इन दोनों पर प्रोसेस कर दीजिएगा तो बन जाएगा लेदर। और लेदर के तो हम लोग बेल्ट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, वॉलेट लेते हैं, हाँ यार, हाँ सीट कवर भी बनता है, यस और नो। तो ये सब चीज लेदर का होता है। जैकेट्स बनते हैं, लेदर का जैकेट भी पहनते हैं हम लोग। तो इन पर माइनर रेट ऑफ टैक्स लिया जाता है, एक्सपोर्ट करते समय वो जीएसटी लिया जाता है, इस पर जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या रेट है, 0.25%।
ये किस पर एप्लीकेबल होता है सर? 0.25। आप लोग जानते हो प्रीशियस स्टोन्स के बारे में? हीरा, मोती, पन्ना और क्या क्या होता है? पन्ना भी होता है और कोई कोई होता है, डायमंड भी आता है उसमें। तो इस पर जीएसटी रेट पता है कितना है? 0.25 जीएसटी रेट, 0.25%। अब इसके बाद ये सब जितना भी है वो सब एक्सेप्शन है ना? नहीं जी, यहां पर बोला जा रहा है जीएसटी रेट के बारे में। जीएसटी रेट क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेबल है, मेनली ये 4 हैं। इसके अलावा ये सारे रेट्स भी एप्लीकेबल हैं। किस किस तरह के गुड्स पर एप्लीकेबल हैं वो मैं बता रहा हूं। 0% नील रेटेड सप्लाई पर, 0.1% एक्सपोर्ट या सप्लायर्स कह सकते हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर, और वो कौन कौन सा चीज होगा? स्किन होगा, लेदर होगा, ये सब चीज पर। अगर इन सभी चीज का आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा 0.25% बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं, जैसे डायमंड है, ओपल है, पन्ना है, और कौन कौन से होते हैं वो मुझे नहीं पता, आप उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा। ऐसे जरूरी है नहीं, बस आप प्रीशियस स्टोन समझिए। इसके अलावा अगर हम 3% की बात करें तो 3% किस पर आएगा? गोल्ड पर आएगा। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और जो भी, इस पर कितने परसेंट टैक्स होंगे? 3%। अभी बोलिए कि 2 तरह के बिस्किट आ गए, मैं एग्जांपल दूं। यही होता है ना स्पेलिंग जी, इसका बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? पार्ले जी। अब देखिए यहां पर पार्ले जी भी एक बिस्किट है, और एक जानते हो गोल्ड बिस्किट भी आता है। हाँ, अब सोने का भी बिस्किट होता है और पार्ले जी भी है। आपको पता है पार्ले जी पर जीएसटी कितना एप्लीकेबल है? और गोल्ड के बिस्किट पर? नाइंसाफी नहीं है सर? नहीं सर, लेकिन वो नौकरी ऑलरेडी कर रहा है, उससे 18% नहीं, बात क्या है सुनिए, क्या प्रॉब्लम है। ये मानते हैं कि ये जरूरी सामान है और इस पर रेट कम होना चाहिए। गोल्ड पर रेट ज्यादा होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग भी होना चाहिए था, लेकिन क्यों? क्योंकि ये लग्जरियस गुड्स में आ जाता है। हाँ या ना? तो लग्जरियस गुड्स पर तो सर टैक्स और दबा के लेना चाहिए था। लेकिन आपको पता है जीएसटी आने से पहले जो ज्वेलर्स थे ना, वो मौज में थे, वो एकदम मतलब उनका मस्ती ही मस्ती था, उस पर टैक्स लिया ही नहीं जाता। तो टैक्स फ्री होने के बाद बताइए, जब उस पर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा, वो मानेगा कोई? नहीं। तो इसीलिए वहां पर मिनिमम टैक्स 3% टैक्स उससे वसूला जाता है। पहले तो वो भी नहीं, अब लिया जाता है 3% है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए हम लोग। बस 5 मिनट क्यों, ज्यादा का ब्रेक दे देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र, हैव पेशेंस। बस 2-3 पेज और। आप 10 मिनट रुक जाइए, फिर हम आपको ब्रेक दे देंगे, ठीक है? आप 10 मिनट रुक जाइए। रेट्स ऑफ जीएसटी समझ में आ गया? इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा टैक्स सबसम्ड इनटू जीएसटी। अभी देखिए एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा भी है इसके पहले कि सर एक क्वेश्चन है कि जीएसटी आने से कौन कौन सा टैक्स इंक्लूड हो गया, मतलब पहले कितने टैक्सेस थे
जीएसटी आने से कौन कौन से टैक्सेस मर्ज होकर एक टैक्स बन गया, दैट इज जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कौन कौन से स्टेट टैक्सेस हैं जो सब्सम्ड हो गए, जुड़ गए, मर्ज हो गए और एक टैक्स आया, दैट इज जीएसटी। क्लियर हो पा रहा है? तो इसमें दो तरह के टैक्सेस थे, आपको पता है, स्टेट टैक्स और मतलब जो स्टेट टैक्स चार्ज करती थी, दूसरा होता था सेंट्रल। तो सेंट्रल लेवल पे भी टैक्सेस थे और स्टेट लेवल पे भी टैक्सेस थे। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट पहले चार्ज करती थी, जीएसटी आने के बाद वो क्या हो गया, सब्सम्ड हो गया, मतलब वो मिल गया, मर्ज हो गया और सभी के मिलने से एक टैक्स बन गया। उसमें सबसे पहला है वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स। क्या है? वैट और सेल्स टैक्स। वैल्यू एडेड को ही सेल्स टैक्स कहेंगे। किसी किसी गुड्स के साथ उसे सेल्स टैक्स कहा जाता है, किसी किसी के साथ का क्या कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स। अब दूसरा है परचेज टैक्स, स्टेट लेवल पे। ये क्या है? स्टेट लेवल पे। अभी देखिए एक डिफरेंस आएगा। वैट और दूसरा क्या है? परचेज टैक्स। मुझे अभी इन्हीं दोनों पर डिस्कस करना, बात समझिएगा, सुनिएगा। वैट कब लगता था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वैट कब लगता था और परचेज टैक्स क्या होता है? देखिए वैट जो है ना, जैसे मैं ए सप्लायर है, ए नाम का कौन है? सप्लायर है, और बी क्या है? कंज्यूमर है। ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है, तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? या तो वैट या सेल्स टैक्स, या तो वैट या सेल्स टैक्स। क्लियर हो पा रहा है? सर एक कंफ्यूजन रह गया, तो परचेज टैक्स क्या है? परचेज टैक्स जो है ना, रिवर्स चार्ज है। अभी मैं बताता हूं। जैसे ए सप्लाई कर रहा है किसको? बी को। ये रजिस्टर्ड है, लेकिन बी जो है वो अनरजिस्टर्ड है। कंज्यूमर नहीं, मान लेते हैं कि ए सप्लायर जो है बी नाम के बिजनेस को बेच रहा है, वो जो है ना, हाँ B2B बिजनेस, नहीं पता आपको? B2B बिजनेस। अभी ये जो है ना रजिस्टर्ड है, लेकिन सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है। बिजनेस, हाँ, तो बहुत सारा लिमिट है। अभी मैंने कहा ना, बिजनेस को सप्लाई कर रहा है। नहीं, बात नहीं समझे। जैसे सुनो, मैं अपना प्रोडक्ट कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस को दे रहा हूं, तो मैं बिजनेस और टेक्सटाइल भी बिजनेस। मैं अपना गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं, किसे? मैन्युफैक्चरर गुड्स से मैं दूसरे को दे रहा हूं, उससे मैन्युफैक्चर करे, वो मैन्युफैक्चर करेगा, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है? उसको लगा कि हम अपना बिजनेस ही बेच नहीं, बिजनेस अपना बिजनेस नहीं बेच रहा है। नहीं, वो चीज नहीं। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो रजिस्टर्ड है, बी रजिस्टर्ड नहीं है, तो बी टैक्स तो देगा नहीं। बी टैक्स तो देगा नहीं क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। ठीक, बात को समझिए। हाँ, सब समझ, मतलब कि जीएसटी में जो टैक्स हाँ मर्ज हो गया, जुड़ गया उसमें। जीएसटी एक्ट के अंदर। हाँ, जीएसटी एक्ट मतलब नहीं, जीएसटी एक्ट कहाँ?
अभी तो हम बोल रहे हैं कि ये सब जो है ना जीएसटी में आकर मर्ज हो गया, मिक्स हो गया, तो ये पहले के टैक्सेस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो भी टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं वो पहले के टैक्सेस के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो जीएसटी में आकर मिल गए, मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, और कौन कौन से टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी बनाया गया। देखिए क्या है ना, जीएसटी लाने का पर्पस क्या था? जीएसटी लाने का पर्पस था One tax, one nation. हाँ, वन नेशन वन टैक्स। एक देश का एक ही टैक्स होगा, बहुत सारे टैक्सेस थे। बहुत ज्यादा कौन कौन से टैक्सेस थे ये चीज आप जानिएगा तब ना। आप ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्टेट टैक्स कौन कौन से ऐसे हैं जो जीएसटी आने से मर्ज हो गया और एक टैक्स बन गया। तो इसमें लिस्ट है, देखो लिस्ट देखिए, है ना, है कि नहीं है? उसमें देखिए पहला नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स आने से, जीएसटी आने से क्या हो गया, खत्म हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स था क्या? तो एक रजिस्टर्ड व्यापारी अगर एक रजिस्टर्ड लोग को या व्यापारी को सामान बेच रहा है उस पे वैल्यू एडेड टैक्स लेता। ये क्वेश्चन आज ये टॉपिक आज पर इक्वली मतलब ये पूछा नहीं क्या, बट इक्वली इंपॉर्टेंट का मैं कह तो रहा हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई कौन कौन से टैक्स को मर्ज करके, कौन कौन से स्टेट टैक्स को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। इसके बारे में आपको कंक्लूड करके बताना होगा कि ये टैक्स क्या था और इसके मर्ज होने से, इसीलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और वो इंट्रोडक्शन समझिएगा नहीं तो नाम लिख दीजिएगा और लास्ट में आप लिखिएगा कि these all taxes were merged to each other, मतलब और ये मर्ज करके एक नया टैक्स बना दिया गया जीएसटी। कितना मार्क्स मिल जाएगा बताओ? अगर 5 मार्क्स का है तो कोई देगा 5 मार्क्स? तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। और उसके आने से क्या बेनिफिट हुआ, क्या लिमिटेशंस थे, उसको तो आप बताइएगा ना कि ये लिमिटेशन था, ये लिमिटेशन अबॉलिश किया गया जीएसटी ला के, ये बताना पड़ेगा। तो सुनिएगा तब तो समझिएगा, और समझिएगा तब तो लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा अगर नहीं समझिएगा। तो वैल्यू एडेड टैक्स समझ में आया, सेल्स टैक्स समझ में आ गया। अगर परचेज की बात की जाए तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को मैं दे रहा हूं परचेज टैक्स, अनरजिस्टर्ड ये कंज्यूमर को मैं दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहेगी कि चलो परचेज टैक्स निकालो। बोलो कि मैंने तो लिया ही नहीं है उससे टैक्स। गवर्नमेंट कहेगी कि आप रजिस्टर्ड है ना, तो आपने जितना परचेज किया सामान, उस परचेज के वैल्यू पर आप खुद से टैक्स निकालो और पे करो, परचेज टैक्स। समझ में आया? आप रजिस्टर्ड है, आपने किसी से सामान खरीदा, सामने वाला आपको जीएसटी मतलब सामने वाला आपको टैक्स दिया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी आप तो रजिस्टर्ड हैं, आपने परचेज किया तो आप तो टैक्स दीजिएगा। तो आप अपने परचेज पर टैक्स निकालिए, कैलकुलेट कीजिए और हमें जमा कीजिए। वो था परचेज टैक्स। ये कौन सा रजिस्टर्ड का हो रहा है? रजिस्टर्ड कंपनी, सप्लायर, हाँ कंपनी, समझ में एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड। हाँ, जो भी कंपनी टैक्सेशन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, टैक्सेशन में टैक्सेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वैसी कंपनी की बात की जा रही है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, यही चीज तो मैं इतने देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जीएसटी आया, कौन कौन से टैक्स चले गए, कौन कौन से टैक्स को जोड़कर जीएसटी बनाया गया। तो अभी मैंने आपको समझाया कि 2 स्तर पर टैक्सेस चार्ज किए जाते थे, एक तो स्टेट लेवल पे, दूसरा सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्स थे वो समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं अभी। सेंट्रल लेवल आगे पढ़ाएंगे। स्टेट टैक्स समझ में आ पा रहा है? 2 मैंने बता दिया, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स, और दूसरा परचेज टैक्स। तीसरा है एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय और लोकल बॉडी टैक्स। तीनों सेम है, ऑलमोस्ट तीनों का नेचर सेम है। हाँ देखिए ना, अभी समझाते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहला नाम क्या है, एंट्री टैक्स। आपको पता है
जैसे मैं सप्लाई कर रहा हूं गुड्स, कहां से? बिहार से। कहां से कर रहे हैं? और कहां कर रहे हैं? एमपी। तो दो अलग अलग स्टेट हो गया कि नहीं हो गया? जब इसका स्टेट का अपना ये बॉर्डर छोड़ेगा, स्टेट चेंज हो गया, तो वहां कौन सा टैक्स लग जाएगा? क्योंकि आप दूसरे स्टेट में इंटर कर गए। इस तरीके से मान लेते हैं कि आपको जितने भी स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे, उतने स्टेट के लोग आपसे एंट्री टैक्स वसूल लेंगे। एमपी पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं कि आप 3 स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, तो 3 बार आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए क्या है, देखिए लिखा है ऑक्ट्रॉय। अब यहां तो स्टेट की बात की जा रही है। इफ यू चेंज द सिटी, सिटी चेंज कीजिएगा तो वहां पर आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? ऑक्ट्रॉय। एक स्टेट के अंदर और एक सिटी। हाँ, सिटी चेंज हो गया। जैसे मान लेते हैं पटना में ही बख्तियारपुर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ रहा है। आप पटना से निकलकर कहां पहुंच गए? बख्तियारपुर। अब सिटी तो आपने चेंज कर लिया। सिटी अगर चेंज हो गया तो आपका वहां पर टैक्स लग जाएगा। कौन सा टैक्स लग जाएगा? ऑक्ट्रॉय। अब बताइए, बहुत सारे सिटीज चेंज करेंगे कि नहीं एमपी तक पहुंचने में, कितना टैक्स लग जाएगा? हाँ या ना? इतना ही नहीं, लोकल बॉडीज भी वहां अपने मन से टैक्सेस इंक्लूड करते जाती थी कि भैया मैं यहाँ का दादा हूं, तो चलो निकालो टैक्स, यहां से जाना है टैक्स निकालो, हफ्ता निकालो, नहीं तो नहीं जाना। लोकल बॉडीज बहुत सारे थे। अब बताइए, इतना हैवी कैलकुलेशन को सिंपल कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया जीएसटी लाके? समझ में आ पा रहा है? तो ये भी अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया, चला गया। आगे और कौन सा टैक्स था स्टेट लेवल पे? इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स जैसे अब समझिए, मान लेते हैं कि मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं। हाँ, अभी देखिए ना, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं इंटरटेनमेंट टैक्स कहां इंप्लीमेंट होता था, कहां वसूला जाता था। मैं मूवीज देखने गया, मूवी का मैं क्या करूंगा? सबसे पहले टिकट कटवाऊंगा। टिकट कटवाते थे तो पहले क्या चार्ज किया जाता था? एंटरटेनमेंट टैक्स। हैवी अमाउंट होता था, 50% के आसपास। जीएसटी आ गया, वो एंटरटेनमेंट टैक्स क्या हो गया? गायब। जीएसटी सारे के सारे जगह। मैं एग्जांपल, हाँ, पार्क में जाने का अगर आप टिकट ले रहे हैं उसमें भी इंटरटेनमेंट टैक्स। सिनेमा देखने जा रहे हैं तो वहां पर इंटरटेनमेंट टैक्स। सब में इंटरटेनमेंट के मतलब इंटरटेनिंग प्लेसेस पर जितने भी इंटरटेनिंग प्लेसेस होते थे वहां के टिकट को लेने में जो टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स। क्लियर है? मैं सर्कस देखने गया, क्लियर है? और उस पे हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता था। तो उन टैक्सेस को खत्म करके क्या बना दिया गया? जीएसटी। और जीएसटी का रेट क्या है? फिक्स है, बहुत सेम है हर जगह। क्या है? सेम है, 18% या अलग अलग मैंने आपको बताया है रेट। नॉर्मली 18 होता है, लेकिन आई थिंक एंटरटेनमेंट पे आपसे 28% लिया जाएगा शायद। ठीक है? इसके अलावा लग्जरी टैक्स, जैसे देखिए अब किसी के मुंह से सुन लेते हैं ना जीएसटी आने के बाद कि मैं 5 स्टार होटल में गया, मैं ठहरा हूं 3 स्टार होटल में। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। जीएसटी के पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाता था? जीएसटी के पहले ऐसा इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि टैक्सेस जो थे वो हाई रेट पे थे। लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स तो चार्ज होता ही था, प्लस लग्जरी टैक्स चार्ज हो जाती थी। और जब चार्ज हुआ तो कलेक्ट किया जाएगा,
जब लग्जरी टैक्स भी हम कलेक्ट करेंगे, सर्विस टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, गुड्स जो प्रोवाइड करेंगे उस पर भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, वैट कलेक्ट करेंगे, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो बताइए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। हाँ या ना? तो उतने महंगे जगह पर हम जा नहीं सकते थे। अब जब उसको हटाया गया तो क्या हो गया? अमाउंट कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया। जैसे ही कॉस्ट कम हुआ तो किसी के मुंह से सुन लेते होगे कि मैं अब फ्लाइट का ये किया हूं, बुकिंग किया हूं, अब लोग फ्लाइट से ही घूमते हैं, 5 स्टार होटल में ही रुकते हैं, 3 स्टार होटल में ही रुकते हैं। हाँ या ना? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। लग्जरी टैक्स भी समझ में आ गया। बेटिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, लॉटरी टैक्स, बेट लगाना, अभी हम लोग लगाते हैं ना बेट, ड्रीम 11, टीम 11, बेट ही तो लगाते हैं। गैम्बलिंग है, पैसा लगा रहे हैं हम लोग। घोड़ा का रेस होता था ना, हॉर्स रेसिंग होता था, उस पर टैक्स दबा के लिया जाता, लगाओ पैसा। गवर्नमेंट अब समझ में आ रहा है कि ड्रीम 11, टीम 11 को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। समझ में आया? मैंने क्या कहा? इस पर इसलिए लेती है, मतलब टैक्स दबा कर लेती है, एकदम ज्यादा रेट चार्ज करके लेती है, इसलिए इसको सपोर्ट करती है। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे आता है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। क्लियर हो गया? ये सारे टैक्स क्या हो गए? गायब हो गए। इसके आगे बढ़े। अगर आप गए वहां पर जैसे मैच देखने के लिए, तो मैच देखने गए, वहां पर टिकट कटवाइएगा तो पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अब क्या लगता है? जीएसटी। क्या लगता है? जीएसटी। समझ में आ पाया? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिस्ट से हटा दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिस्ट से हटा दिया गया और सभी को अबॉलिश करके एक टैक्स बनाया गया, दैट इज जीएसटी। दैट इज जीएसटी। देखिए, डीटी का कंसेप्ट और आईडीटी का कंसेप्ट मर्ज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए दोनों के अलग अलग टीचर भी हैं। अब आगे बढ़े। सर चार्जेस एंड स्टेट सेस, बहुत सारा सेस के नाम से, सरचार्ज के नाम से टैक्स इतना ज्यादा चार्ज किया जाता था कि हम लोग जो है ना, बंद हो गया। अरे इसका सरचार्ज इनडायरेक्ट टैक्स के लिस्ट से हट के क्या हो गया? जीएसटी में चला गया। अब इनकम और एक्सपेंस, मैंने कहा डीटी चार्ज होगा आपके इनकम पर, हाँ या ना? और आईडीटी होगा एक्सपेंस पर। तो आईडीटी को कैसे आप मर्ज कर दे रहे हो डीटी के कंसेप्ट के साथ? कंफ्यूजिए नहीं, थोड़ा सा क्लियर रहिए। यहां पर बात की जा रही है आईडीटी की, इनडायरेक्ट टैक्स की। क्लियर है? कंफ्यूज मत होइए, नहीं तब तो फिर आप सारा का सारा टैक्स ही खत्म कर दीजिएगा। आईडीटी को अगर हम लोग जोड़ दें डीटी के कंसेप्ट के साथ, समझ में आ गया ना? स्टेट सेस और जितने भी टैक्सेस होते थे सबको मर्ज कर दिया गया और एक नया टैक्स बना दिया गया, दैट इज जीएसटी। बस मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट्स, सेंट्रल टैक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, ये 7 है। और इसके अलावा जितना भी है वो सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल लेवल टैक्स। सेंट्रल लेवल टैक्स में कौन कौन सा है? देखिए स्क्रीन पर, देखिए सब बता देंगे हम। कस्टम ड्यूटी हो गया, पेट्रोल, हाँ। प्रोडक्ट हो गया। पहले इतना समझिए, इतना समझिए, ठीक है? सीधा हो जाओ, अलर्ट हो जाइए। स्टेट टैक्स समझ में आ गया? कौन कौन से स्टेट टैक्स ऐसे थे जो ऐड कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए और क्या हो गया? जीएसटी बन गया। कुछ सेंट्रल टैक्सेस भी ऐसे थे
कुछ सेंट्रल टैक्सेस भी ऐसे थे जिसे मर्ज किया गया। नाम देखिए आप स्क्रीन पर, सबसे पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अभी देखिए एक्साइज ड्यूटी जो था ना, एक्साइज ड्यूटी जो था वो स्टेट लेवल पे भी था और सेंट्रल लेवल पे भी था। स्टेट लेवल पे एक्साइज ड्यूटी किस चीज पर चार्ज होता था, जल्दी बताओ? अल्कोहल पर, अल्कोहल पर, अल्कोहल पर, स्पेशली अल्कोहल पर। इसी कारण तो जीएसटी आने में बहुत दिक्कत हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में अलग एक्ट बनाया गया जीएसटी के लिए, जीएसटी के डेफिनेशन के लिए एक आर्टिकल बनाया गया। क्लियर है? आगे देखिए, हम लोग देखते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जीएसटी में ऐड कर दिया गया। समझ में आया? पहला कौन सा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा एक्साइज एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट। अच्छा, पहला समझो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज है एडिशनल। हमें पुराना टैक्सेशन पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं नाम कि ये ऐड कर दिया गया है। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मतलब ये मेन टैक्स था उसका, आप जानते हो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो लेती थी। एक्साइज ड्यूटी कब होती है? अल्कोहल पर जो है, बाकी सारे के सारे गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर लगता था। एडिशनल भी बाकी है ये सब चीज, जैसे एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, ये भी सेम है, एक्साइज ड्यूटी के जैसा ही है, बस अलग अलग गुड्स पर किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम अलग अलग हो गया। टॉयलेटरीज कहने का मतलब है जैसे एक साबुन है मेरा, जो हम लोग साबुन यूज करते हैं सोप, वो टॉयलेट सोप कहलाता है कि नहीं कहलाता है? हाँ या ना? आप लोग को ये भी नहीं पता, बताओ। जो साबुन आप लोग यूज करते हो, लक्स, लाइफबॉय, मार्गो, सिंथॉल, वो कौन सा साबुन होता है? टॉयलेटरी साबुन है। आप जो परफ्यूम लगाते हो वो क्या है? आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था जीएसटी पर इंक्लूड नहीं होगा अल्कोहल के टाइम में, याद कीजिए आप लोग। तो उसमें टॉयलेटरीज ये प्रिपरेशन कहलाते हैं उसको। आगे देखते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सीवीडी। कस्टम ड्यूटीज, कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है और कुछ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज होता है। कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज होता है और कुछ एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है। ठीक है, ये भी अबॉलिश कर दिया गया और किसमें ऐड कर दिया गया? जीएसटी में। सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया, सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया और सर्विस टैक्स को खत्म करने के बाद किसमें ऐड कर दिया गया? जीएसटी में। सरचार्ज सेस, केकेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, उसमें जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो सीबीडी कह रहे हैं उसका बी क्या है? सीबीडी, सीबीडी जो है ना वो आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी, मतलब सॉरी एडिशनल नहीं, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी है और एक आता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, उसका नाम है सीबीडी। छोड़िए ना, इतना डिटेल में आपको जानना है काउंटर वैल्यू ड्यूटी, शायद लिखा हुआ है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। हाँ, तो यही है। आगे सर्विस टैक्स भी हटाया गया। सरचार्ज एंड सेस जो लगाकर हम लोग एडिशनल सामान को जबरदस्ती महंगा करते थे, समझ में आ रहा है? उन लोगों को जो हम उन सभी चीजों को जो जबरदस्ती महंगा करने के लिए हम लगाए जा रहे हैं, सभी के सभी सेस, सभी के सभी अभी जैसे देखिए ना, वहां पर लिया जाता था एसबीसी, स्वच्छ भारत सेस, ये जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा है तो क्या हो रहा है? तो इन सभी तरह के बेकार टैक्सेस को, बेकार नहीं, जो जिसका कोई यूज नहीं था, इन सभी तरह के टैक्सेस को हटा के एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज जीएसटी। हटा दिया जाएगा तब उसके फंड उसमें तो उसका फंड का पैसा जाता नहीं जाता है, जुड़ जाता है। जीएसटी ही, जीएसटी मतलब जैसे मैंने क्या कहा, देखो पहले अगर हम 0.2% ले रहे हैं, 0.1% ले रहे हैं,
इस तरीके से 100 टैक्स लेने से बेहतर है एक 18% का टैक्स ले लेते हैं, सारा झंझट खत्म। टैक्स के लिए हमें सोसाइटी में जो सरवाइव करना है उसके लिए जो कॉस्ट चार्ज किया जा रहा है, जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है वही टैक्स है। तो इसका यूज कहां होगा? टैक्स का यूज होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। वो 18% उसको देता होगा। हाँ, इसी 18% से सभी तरह के एक्सपेंसेस को पूरा किया जाता है। समझ में आया? फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी ये भी इंक्लूड कर दिया गया। नोट करना है, जैसे देखिए सेल्स टैक्स अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैंने कहा था सेल्स टैक्स अभी भी जीवित है लेकिन सभी पर नहीं। जिस पर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें उस पर कौन सा टैक्स लगता है सर? तो वहां पर सीएसटी लगता है, सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, वैट लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स तब होगा जब इंटर स्टेट की बात की जाएगी, इंट्रा स्टेट की बात की जाएगी तो वहां पर वैट लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे थे उस पर कौन सा टैक्स दिए? सेल्स टैक्स। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? हाँ या ना? तो अगर क्लियर हो गया तो आज का क्लास इतना तो ही। इसके बाद भी हमें बहुत सारी बातें जाननी है। लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अगले क्लास से स्टार्ट होगा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है जीएसटी काउंसिल? कौन कौन सी बातें हमें जाननी है, कौन कौन सी बातें हमारे सिलेबस में है और कौन सी बातें नहीं है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन अगले क्लास में। तब तक आप बने रहें, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।